वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 84 में। और आज हम फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम यही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि हमने इतने सारे नोड्स को देखा है, उसी के साथ हम इसे बनाएंगे और एक नया नोड भी सीखेंगे जो कि हमारा कलर रैंप। कलर रैंप को तुम जितना आसान समझते हो उतना है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में देखेंगे, ज़्यादा दिक्कत तुम्हें होगी नहीं। इस प्रोजेक्ट को तुम देख सकते हो, और ये जो मैंने यूवी स्फीयर लिया है इसकी जगह तुम कोई इंसान ले सकते हो, एक कूल सा सीन बना सकते हो अगर तुम थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे तो। लेकिन अभी तुम देख सकते हो जैसे-जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट या पर्सन है वो करीब आ रहा है, हमारी स्टेयर्स विज़िबल हो रही हैं, और जैसे-जैसे दूर जा रहा है, वो वापस से गायब हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी कूल इफ़ेक्ट है जो कि तुम क्रिएट कर सकते हो, और इसके साथ एक अच्छा-सा सीन बना सकते हो, एनिमेशन बना सकते हो, जो भी तुम चाहो। अभी के लिए हम न्यू और जर्नल के ऊपर एक नया सीन क्रिएट करते हैं, और AX यहाँ से हम शॉर्टकट के ऊपर जाएँगे, शॉर्टकट को ओपन करेंगे और शॉर्टकट को चालू करेंगे। यहाँ से तुम कीज़ देख सकते हो जो भी मैं प्रेस करने वाला हूँ। हम थोड़ी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्यूब को लेंगे सबसे पहले तो, और कलर रैंप नोड के बारे में बात करेंगे जो कि तुम शेडिंग टाइप के अंदर देखोगे, तो जिससे कि तुम्हें और आसानी होगी इसे समझने में कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पर हम चलते हैं हमारे मटेरियल प्रीव्यू के अंदर, जो कि हम ऑलरेडी हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने ये टैब खुल जाएगा। और हाँ, इसकी तुम आदत डाल सकते हो, ये थोड़ा सा मुझे आसान लगता है। यहाँ पर मैं इसे सर्च करूँ, यहाँ पर मैं कलर रैंप लिखूँ, और कभी कभी तो ये दिखता भी नहीं है, तो ये मुझे काफ़ी आसान लगता है। तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी अगर तुम लगाना चाहो तो। अभी तो हम कलर रैंप नोड के बारे में देखेंगे। तो कलर रैंप नोड का जो इस्तेमाल है हम बहुत ही अलग-अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि तुम इसे कलर चेंज के लिए यूज़ कर सकते हो, अलग-अलग जो है कलर को शो करने के लिए। लाइक अगर तुम बहुत सारे कलर को चूज़ करना है तो तुम इसकी मदद से कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट है जो कि फैक्टर के अंदर है। यहाँ पर हमारे पास एक कलर का आउटपुट है और एक अल्फ़ा का आउटपुट है। अभी हम धीरे-धीरे इनके बारे में देखेंगे कि ये है क्या। और यहाँ पर हमारे पास एक स्लाइडर है ब्लैक और वाइट, और यहाँ पर हम इनके कलर को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक चूज़ एक्टिव कलर स्टॉप है, जहाँ से हम इन हैंडल को चूज़ कर सकते हैं। अभी तुम देख सकते हो हमारा वाइट हैंडल सिलेक्टेड है, बट अगर मैं यहाँ पर 0 पर जाऊँगा तो हमारा ये सिलेक्टेड है। इससे तुम इसकी पोजीशन को चूज़ कर सकते हो, जो भी तुम हैंडल सेलेक्ट करोगे यहाँ से इसे ड्रैग करोगे तो तुम इसकी पोजीशन को जो है बदल सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का आइकन है जिससे कि तुम एक और हैंडल जो है उसे क्रिएट कर सकते हो, माइनस से उसे डिलीट कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ी सी फैक्टर के बारे में। तो फैक्टर को तुम कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि अगर मैं इसे बेस कलर के साथ अटैच करूँ, तो अभी ये जो फैक्टर है ये 0.5 वैल्यू के ऊपर है। तो ये जो मिड ग्रे इसका एरिया है वो तुम्हें शो करेगा। बट अगर मैं इसे 0 कर दूँ तो तुम्हें ये ब्लैक शो करेगा, यानी ये वाली वैल्यू। अगर मैं इसे फुल कर दूँ तो ये तुम्हें पूरा पूरा वाइट शो करेगा। इसे तुम कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि ये दोनों कलर को ब्लेंड किस तरह से कर रहा है या कौन सा कलर शो कर रहा है। इसे तुमने बहुत बार यूज़ किया होगा मिक्स कलर के अंदर, और फैक्टर तो हमें लगभग लगभग चीज़ों के अंदर देखने को मिलता है, ये उसी तरह काम करता है। और इसके अंदर तुम कुछ भी जो नोड है वो लगा सकते हो इसे कंट्रोल करने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे 2 मेन चीज़ों के बारे में। यहाँ पर आरजीबी है और यहाँ पर लीनियर है, और इसके अंदर 3 ऑप्शन है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे धीरे-धीरे, ये काम क्या करता है। सबसे पहले तो कलर रैंप नोड के बारे में ये समझो कि इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हम जो हमारा कलर है, या हमारे पास एक नॉइज़ टेक्सचर है, तो उसकी जो नॉइज़ है उसे हम कॉन्ट्रास्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस जो ये स्लाइडर है कलर रैंप वाला, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्काई टेक्सचर तो नहीं, हम यहाँ से लेंगे नॉइज़ टेक्सचर। इसके फैक्टर को मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा, तो तुम देख सकते हो कि हमारे पास जो है नॉइज़ है जो इस क्यूब के ऊपर आ चुकी है। तो जैसे ही तुम इस वैल्यूज़ को, यानी ब्लैक वाली वैल्यूज़ को इसके पास लेकर जाओगे, तो तुम देख सकते हो ब्लैक की जो इंटेंसिटी है या फिर ब्लैक का जो कॉन्ट्रास्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको तुम कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि ये जो ब्लैक है वो 0 है और जो वाइट है वो 1 है। तो जैसे-जैसे इन वैल्यूज़ को तुम करीब लेकर आओगे, ये इंटेंस होती जाएँगी, इनका स्पेस जो है वो कम होता जाएगा और इनका जो कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ता जाएगा। तुम देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। तो कुछ इसी तरह से हम इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट को ऐड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इसके अंदर हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर हमें एक जो ज्योमेट्री नोड की मदद से हम जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं तो उनकी लोकेशन के हिसाब से हम उन्हें मल्टीपल कलर जो है वो दे सकते हैं। वो कैसे होगा तो वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पर हम मल्टीपल जो ये स्लाइडर्स हैं अगर उन्हें ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से हम उन्हें कोई भी अलग-अलग जो कलर है वो दे सकते हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास
इतने सारे कलर के ऑप्शन हैं। तो तुम देख सकते हो कि हमारे क्यूब के अंदर भी कुछ नॉइज़ टेक्सचर की मदद से कुछ अजीब सा ही कलर ऐड हो चुका है। तो हम इसकी मदद से मल्टीपल जो है कलर है वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है टूल्स का, तो उसे देख लेते हैं। यहाँ पे है फ्लिप कलर रैंप। तो सबसे पहले तो मैं इसे रीसेट कलर रैंप कर देता हूँ। अब देखते हैं फ्लिप कलर रैंप को। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ज़ाहिर सी बात है कि दोनों कलर को जो है फ्लिप कर देगा। जो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा ब्लैक था, यहाँ पर हमारा वाइट था, इसने फ्लिप कर दिया। दोनों को उनकी जो पोजीशन थी वो चेंज कर दी एक दूसरे के साथ। और दूसरा हमारा पास जो ऑप्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूट स्टॉप्स फ्रॉम लेफ्ट। तो यहाँ से जो इसके पॉइंट्स हैं उन्हें ये जो है दिखा ही देता हूँ मैं तुम्हें, फिर तुम्हें सही तरीके से पता चलेगा। ओह, मैंने ज़्यादा ही ऐड कर दी। तो इनके कलर को चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने इन्हीं को चूज़ कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट स्टॉप्स फ्रॉम लेफ्ट। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है इन्हें एक इवनली स्पेस इनकी जगह को जो है एक लाइक क्या बोलते हैं, सबको बराबर जगह दे देगा, भेदभाव नहीं करेगा। लेफ़्ट साइड से जो हमारा लेफ़्ट स्लाइडर है उसकी यहाँ से ये शुरू करेगा और यहाँ पर सबको बराबर जगह दे देगा। और यहाँ पर हमारे पास एक है डिस्ट्रीब्यूट स्टॉप्स इवनली, सबको ये बराबर बराबर जगह देगा, कहीं लेफ़्ट राइट कहीं पर भी नहीं देखेगा, सबको बराबर बराबर जगह देगा। यहाँ पर हमारे पास है एक आई ड्रॉपर, जिसे कि तुम चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा कलर चाहिए। मैंने येलो चूज़ कर लिया, लेकिन नहीं करना है मुझे अब कोई भी कलर चूज़। यहाँ पर हमारे पास है रीसेट कलर रैंप, जो कि तुम इसे रीसेट कर सकते हो जैसे कि ये लाइक एकदम नया। और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है RGB के अंदर HSV HSL। तो और यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो इसी को देख लेते हैं कि ये है क्या। अगर मैं इसे थोड़ा सा करीब लेकर आऊँ तो सबसे पहले तो हमारे पास लीनियर है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें मिलता है। यहाँ पर ईज़ है, यहाँ पर कार्डिनल है। अब तुम कहोगे कि इसका क्या मतलब है, ये तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन इन तीनों के अंदर मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं। लेकिन तुम इसको जो है इसके अंदर ये जो ब्लेंडिंग हो रही है इसके हिसाब से समझ सकते हो। जैसा कि तुम देखो यहाँ पर अभी जो है कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नहीं है, बट मैं यहाँ पर अगर कॉन्स्टेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा। जैसा कि तुम देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा जो है शार्प हो चुका है। बट यहाँ पर अगर मैं 20 स्प्लाइन करूँगा तो ये बहुत ही अच्छे से जो एक ब्लेंड है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि तुम देख सकते हो ये एक ग्रेडियंट के टाइप का बन गया है। 20 स्प्लाइन के अंदर एक ग्रेडियंट है, कॉन्स्टेंट के अंदर तुम्हारे पास एक ये समझ सकते हो कि बिल्कुल ही बीच में जो ग्रे पार्ट होता है, ब्लैक और वाइट के बीच में जो ग्रे पार्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है और तुम्हारे पास सिर्फ ब्लैक और सिर्फ वाइट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो है लीनियर और कार्डिनल और जो ईज़ है वो बहुत हद तक सिमिलर है। लाइक इनके अंदर मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क दिखता भी नहीं है और शायद है भी नहीं, मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है। बट ज़्यादातर तुम जो है लीनियर और बी स्प्लाइन और कांस्टेंट को यूज़ करोगे, इनके बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं RGB, यहाँ पर कलर मोड। ये कलर को शो करने का बस एक तरीका या मोड समझ सकते हो। RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, HSV ह्यू सैचुरेशन वैल्यू, HSL ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस। तो इसे मैं तुम्हें इसके अंदर एक शो करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कलर ले लेता हूँ और यहाँ पर भी हम रेड और ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो अब तुम जैसे ही देखोगे यहाँ पर हमारे पास RGB है यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। तो जैसे ही मैं HSV के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म करूँगा तो ये कलर को जब शो करेगा, थोड़ा सा जो है सैचुरेशन उसकी इंक्रीज़ कर देगा, तो हमें थोड़ी सी वाइब्रेंट कलर देखने को मिलेंगे। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया है। सेम HSL है, वो भी कलर को जो है थोड़ा सा इसके जो ये समझ लो कि ये कलर की इन्फॉर्मेशन को शो करने का एक तरीका है, बस इतना समझ लो। इसके बारे में ज़्यादा अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम बहुत सारी चीज़ें हैं गूगल के ऊपर पढ़ सकते हो। अगर हम HSV के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन थे वो बदल चुके हैं और HSL के ऊपर जाओगे तो ये ऑप्शन सेम है बिल्कुल। HSL और HSV के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर ये बिल्कुल सेम है। RGB के लिए ये अलग है। तो HSV के अगर ऊपर हम जाएँ तो यहाँ पर ये जो नियर वाला ऑप्शन है, सबसे पहले तो हम इसे ही देख लेते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि इस नियर का मतलब है कि देखो खरखरी हो गई, ज़्यादा बोलने से लगता है। ग्रीन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो रेड से ग्रीन तक जाने का जो सबसे नज़दीक जो
एरिया है उसे लेगा, यानी कि बीच में जो कलर है वो ये आएंगे। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर ऑरेंज और येलो कलर है, यहाँ पे भी ऑरेंज और येलो कलर है। अगर मैं इसे कर दूँ फार के पर, तो ये सबसे जो दूर रास्ता है उसे लेगा, यानी कि सबसे दूर रास्ता कौन सा है, रेड से ग्रीन तक जाने का सबसे दूर रास्ता है यहाँ से। यहाँ पर सबसे पहले तो ये पर्पल कलर आएगा, बाद में ये ब्लू और ऐसे ऐसे ये आएगा, जैसा कि तुम देख सकते हो। और हमारे पास है क्लॉकवाइज, ये भी कुछ इसी तरह से सेम है काउंटर क्लॉकवाइज, जैसा कि तुम देख सकते हो। क्लॉकवाइज ये रास्ता लेगा, और जो है हमारा काउंटर क्लॉकवाइज ये रास्ता लेगा। बस आई होप तुम समझ गए होगे, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही था ये नोट। ज़्यादातर तो हम इसे जो है हमारे कलर की इंटेंसिटी को जो है चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अगर अलग अलग कलर देने हैं तो यूज़ करते हैं। खैर इसके बारे में हम जब प्रोजेक्ट के अंदर बात करेंगे तब हम और ज़्यादा समझेंगे इसे। तो अब हम चलते हैं हमारे ज्योमेट्री नोड्स के अंदर, और हमारी जो क्यूब है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, न्यू क्यूब पर क्लिक करेंगे, और हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। हमारा जो ग्रुप इनपुट नोड है हम इसे डिलीट कर देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम क्यूब का वैसे भी इस्तेमाल नहीं करने वाले इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो हम कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है कर्व लाइन को लेंगे, इसे मैं ग्रुप आउटपुट के साथ क्लिक करूँगा। हम थोड़ा जूम करेंगे, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है, मैं साइड व्यू के अंदर चला जाता हूँ। हमारे पास एक कर्व लाइन यहाँ पर आ चुकी है। अब कर्व लाइन के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, एक तो है स्टार्ट, यानी कि इसका स्टार्ट पॉइंट जो कि यहाँ पर है, और एक एंड पॉइंट यहाँ पर है। ये 2 पॉइंट से एक कर्व बना हुआ है। तो जब मैं इसे मूव करूँगा तो तुम देख सकते हो कि ये जो नीचे वाला स्टार्ट पॉइंट है ये मूव होगा। अगर मैं एंड वाले पॉइंट को जो है मूव करूँगा तो ये एंड वाला पॉइंट मूव होगा। अब हमें सबसे पहले तो स्टेयर्स जो हमारी हैं उन्हें क्रिएट करना है। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है मुझे इसे इस तरफ लेकर आना है, जो कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम किस तरफ लेकर आना चाहो। मैं इतना 2 मीटर दूर इससे रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने कर्व लाइन का इस्तेमाल क्यों किया है, जो कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अब अगर मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूँ तो यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ पर हमारे पास है रिसेंबल कर्व। अगर तुमने कर्व लाइन नोड को जो है ऐड किया तो तुम्हें पता है कि हमारे पास 2 पॉइंट थे, एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट। हमें उन पॉइंट के ऊपर हमारे इंस्टेंस जो कि हमारी सीडी है उसे इंस्टेंस करना है, तो उसके लिए हमें मल्टीपल जो है पॉइंट्स चाहिए। इस जो लाइन है इस लाइन के ऊपर हमें मल्टीपल पॉइंट्स चाहिए। तो अगर तुम्हें रिसैम्पल कर्व के बारे में नहीं पता तो वीडियो के बारे में हमने बात की है, इस नोड के बारे में जाकर तुम उन वीडियोज़ को देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में तुम्हें मैं इतना बता देता हूँ कि इसके अंदर हम पॉइंट को जो है इस लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो हमारा काउंट है पॉइंट्स का वो 10 है। तो यानी इस लाइन के ऊपर 10 पॉइंट इवनली स्पेस्ड जो पोजीशन है उसके ऊपर हैं, यानी कि उनकी दूरी जो है वो सेम है, अलग नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ से एक और नोड क्रिएट करते हैं, वो है इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स नोड। जैसा कि तुम देख सकते हो इसके बारे में भी हमने पहले बात की। इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी नोड के बारे में बात करूँगा वो हमने पहले बात कर रखी है, और कलर रैंप नोड के बारे में तो हमने बात कर ली है। तो यहाँ पर हम एक क्यूब ऐड कर लेते हैं, ये रहा। अब हम इस क्यूब का जो शेप है वो हमारी जो सीढ़ी है उसके आकार का करेंगे, या जो हमारी स्टेयर्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो ऊंचाई है वो मैं देख लेता हूँ। शिफ्ट के साथ अगर तुम कोई भी वैल्यू को प्रेस करोगे तो वो बहुत ही धीरे धीरे जो है मूव होगी। और ये कौन सा, हाँ वाई एक्सेस है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो हमारी जो स्टेयर्स हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। कुछ इस तरह से हमारी स्टेयर्स हमें मिल चुकी हैं और हमारे स्टेयर्स तैयार हैं। अब तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा कि तुम्हें बनाना क्या है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बनाकर नहीं दिखाने वाला। मैं चाहता हूँ कि तुम नोड को कुछ इस तरह से समझो कि तुम खुद अपनी चीज़ें बना सको। तो अब तुम्हारे सामने मान लो ये जो प्रोजेक्ट है ये तुम अपने लिए बना रहे हो, तो तुम इसके लिए कैसे सोचोगे। तुम्हें अपनी स्टेयर्स को गायब करना है। जो तुम्हारा पर्सन है जो इन स्टेयर्स के ऊपर चल रहा होगा उसके हिसाब से। तो तुम्हारी सोच में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिस स्टेयर के ऊपर हो वो स्टेयर तो पूरी की पूरी विजिबल हो, लेकिन उससे जो दूर की जो स्टेयर्स हैं वो जो है विजिबल ना हो, बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ में हो, जो बहुत कम दूरी पर है, और जो बहुत ज़्यादा है वो बिल्कुल भी विजिबल ना हो। तो उसको हम किस तरह से जो है हैंडल करेंगे।
तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तो आना चाहिए कि हमारा जो स्केल है, यानी कि हमें उसके स्केल को जो है कंट्रोल करना है, ताकि उसका स्केल 0 हो जाए। अगर वो बहुत ज़्यादा दूर है तो वो 0 हो जाए उसका स्केल, अगर वो बहुत ज़्यादा पास है तो उसका स्केल जो है वो नॉर्मल हो जाए, जैसे कि हमारा 1 है। तो अब इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? मैंने तुम्हें एक नोड के बारे में बताया था, ज्योमेट्री प्रॉक्सिमिटी, जिससे कि हम दूरी को जो है कैलकुलेट करते हैं। तो कहाँ है हमारा ज्योमेट्री प्रॉक्सिमिटी? ये रहा। अब हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई पर्सन है तो तुम उसे ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक यूवी स्फीयर को ले लेता हूँ, इसे छोटा करेंगे, कंट्रोल ए, और यहाँ से स्केल को मैं जो है इसके अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो है कैरेक्टर या यूवी स्फीयर, जो भी तुम मानना चाहो, आ चुका है। हम स्टेयर्स को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं जो ये स्फीयर है इसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। इसे रिलेटिव के ऊपर सेट कर देना, नहीं तो ये, और हाँ, ऑब्जेक्ट इन्फो नोड के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अभी तो ज्योमेट्री को जो है इसके साथ कनेक्ट कर दो। बस इतना समझ लो कि हमें इसके जो ऑब्जेक्ट है हमारा यूवी स्फीयर, इसके काम करने के लिए इसे रिलेटिव के ऊपर सेट करना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। इनकी स्पेस का कुछ चक्कर है यार, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। अभी मैंने तुम्हें जो पिछले ही एपिसोड में शायद हमने बात की थी ज्योमेट्री प्रॉक्सिमिटी नोड के बारे में, जिसका डिस्टेंस आउटपुट हमें जो है इसकी दूरी बताता है कि इस ऑब्जेक्ट से ये जो स्टेयर्स हैं वो कितनी दूर हैं। तो हमें इसके डिस्टेंस जो आउटपुट है उससे मतलब है। अगर मैं इसे डायरेक्ट स्केल के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो तुम देख सकते हो कि हमारा काम बनने लगा है, बट हमारा काम थोड़ा सा अलग नहीं बन रहा है। लाइक जैसा कि तुम देख सकते हो, इसके जो करीब है, यानी कि इसके जो सबसे करीब जो स्टेयर है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, और जो इसके बहुत ज़्यादा दूर जो स्टेयर हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें स्टेयर्स को बड़ा नहीं करना है, हमें उनके नॉर्मल साइज़ के ऊपर रखना है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें अभी कलर रैंप के बारे में बताया था, उसी को ऐड कर लेते हैं। हमारा कलर रैंप नोड ये रहा। जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूँगा तुम देख सकते हो, जो सबसे छोटी थी वो वैसी है, बट सबसे जो बड़ी थी वो इसकी ओरिजिनल साइज़ के ऊपर आ चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सिंपल सा कारण है कि हमारा जो कलर रैंप नोड है वो 0 और 1 के ऊपर काम करता है। जो भी 1 से ऊपर की जो वैल्यूज़ थी, जो इसे बहुत बड़ा बना रही थी, उसने उसे ड्रैग कर 1 की तरफ खींच ली, जो है इसके पास लेकर आ गया। यानी कि ये 1 से ऊपर की वैल्यूज़ को शो नहीं करता, सिर्फ़ 1 ही शो करता है। तो जो बड़ी स्टेयर्स थी उसे ये लाइक जो इसकी ओरिजिनल शेप थी उसके अंदर लेकर आ चुका है। बट ऐसा भी हमें नहीं चाहिए। हमें जो है हमारी जो ऊपर वाली स्टेयर है वो बड़ी चाहिए, और जो दूर स्टेयर्स हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, हम इनको फ्लिप कलर रैंप करेंगे तो हमारा काम हो गया। जैसा कि तुम देख सकते हो, हमारी जो इसके पास वाली स्टेयर्स थी अब वो पूरी पूरी विजिबल हैं। जो इससे दूर जा रही हैं वो बिल्कुल अब छोटी होती जा रही हैं। और अब अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ और इसे इस तरह से इसके नज़दीक लेकर आऊँ तो तुम देख सकते हो कि इसके जो दूर हैं वो धीरे-धीरे विज़िबल हो रही हैं, जैसे-जैसे ये इसके करीब आ रहा है। तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब इसके इफ़ेक्ट को तुम कंट्रोल कर सकते हो, इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। जैसे ही मैं इस जो व्हाइट स्लाइडर है इसका इसके पास लेकर आऊँगा तो तुम देख सकते हो कि इसकी वैल्यूज़ को तुम कंट्रोल कर पा रहे हो। इसकी जो, अगर मैं इसे दूर लेकर जाऊँ तो तुम देख सकते हो कि ये अभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर नहीं लेकर आई है। तो तुम इन वैल्यूज़ को जो है कॉम्पैक्ट कर सकते हो। और अब ये जो हमारी स्टेयर है जो उसके सबसे ज़्यादा करीब है वो इसकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर है, लेकिन जो इसके दूर है वो अभी भी छोटी है, जो कि हमें चाहिए। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब जो मेरा ओरिजिनल इफ़ेक्ट था उसके अंदर तुमने देखा था, तो हमारी जो स्टेयर्स थी वो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर एडजस्ट हो रही थी, लेकिन इसके अंदर तो ऐसा नहीं हो रहा। तुम खुद सोचो कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर एक नोड के बारे में बात की थी, सेट पोज़ीशन नोड के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे उसके बारे में। अगर मैं यहाँ से ड्रैग करूँ, यहाँ पर सेट पोज़ीशन को ऐड करूँ, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारे पास एक ऑप्शन है Z। तो इससे हम इसकी जो Z पोज़ीशन है उसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? वो तुम अपने दिमाग के अंदर एक बार सोचो कि हमें इसकी जो जी पोज़ीशन है उसे मैनिपुलेट करना है। यानी कि हमारी जो स्टेयर्स हैं, जो आगे वाली स्टेयर्स हैं, वो नीचे की तरफ आएँ और ये अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन के ऊपर रहें। एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो जैसे कि ये स्टेयर्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं और एडजस्ट हो रही हैं। तो ये तुम कैसे करोगे? इसका करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर अगर हम जाएँ तो कंबाइन एक्स वाई ज़ी नोड, जो कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया था कि ये हमारे ये जो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं इन्हें सेपरेट करने में हमारी मदद करता है। मैंने इन्हें अलग-अलग जो है सेपरेट कर लिया है, एक्स, वाई और ज़ी। अब अगर मैं इस डिस्टेंस वाले जो हमारा आउटपुट है इसे मैं ज़ी के साथ कनेक्ट करूँ तो तुम देख सकते हो हमारी जो स्टेयर्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं।
अब इस इफ़ेक्ट को जो है कंट्रोल करने के लिए तुम क्या करोगे? अभी तक तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, किस चीज़ का नाम है? कमेंट करो क्या चीज़ यूज़ करने वाले हो? ज़ाहिर-सी बात है हम कलर रैंप का यूज़ करेंगे, तो ये रहा हमारा कलर रैंप। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि तुम इसी नोड का इस्तेमाल करो, हमारे पास एक और नोड है, अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो मैप रेंज। इससे भी हम वैल्यूज़ को जो है चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर कर दिखाऊँ, इफ़ेक्ट को जो है हम सेम रखें, तो ये जो हमने कलर रैंप की मदद से किया था, वो हम इसकी मदद से भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इसे 0.5 कर दूँ और अगर इसे मैं 0 रखूँ, तो तुम देख सकते हो कि इसका जो इफ़ेक्ट है, वो चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसे जो है मास्क लाइक इसे म्यूट कर दूँ, ये जो हमारा कलर रैंप नोड है, इसे मैंने अगर म्यूट कर दिया, तो तुम देख सकते हो ओह! हमारी वैल्यूज़ चेंज हो गई। इसे 0.5 कर दो और 0.3 इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लाइक जैसा कि तुम देख सकते हो, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कौन-कौन सी जो चीज़ें हैं, वो कहाँ पर हैं। तुम इस वैल्यूज़ को डायरेक्ट जो है कॉपी कर सकते हो एक हिसाब से। यहाँ पर वाइट है, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि 0.3 कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पर 0.38 और 2, हाँ, बिल्कुल सही वैल्यू है। और हमारी ब्लैक वैल्यू जो है, जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरी की पूरी जो इसकी पोजीशन है वो 1 है। तो यहाँ पर मैं इसे 1 प्रेस कर सकता हूँ। यहाँ पर तो मुझे इसे 0 करना होगा और यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम जो है चेंज कर सकते हैं, जैसा कि 1 और 0। तो तुम देख सकते हो कि हमारा जो इफ़ेक्ट है, अगर मैं इसे म्यूट कर दूँ और इसे मैं अनम्यूट करूँ, तो तुम देख सकते हो कोई डिफ़रेंस नहीं है। हमारा जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल सेम है। तो ये भी एक नोड है जिसकी मदद से हम इस इफ़ेक्ट को जो है अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कलर रैंप को ही यूज़ करेंगे, हमारा जो आउटपुट है वो सेम आना चाहिए। बस तुम इन वैल्यूज़ को याद रखो और जो मैप रेंज है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इन वैल्यूज़ को देखकर कैसे चेंज करना है। अभी के लिए तो हमारा इस इफ़ेक्ट को हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को चेंज करूँगा, तो जैसे कि तुम देख सकते हो, जो हमारा इनकी जो जो करीब इस हमारे ऑब्जेक्ट के जो करीब हमारी जो स्टेयर्स हैं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ रही हैं और जो हमारे ऑब्जेक्ट से दूर हैं, वो ऊपर ही हैं। अगर मैं इसे कंट्रोल करूँगा, तो तुम देख सकते हो कि मैं इसकी पोजीशन को जो है चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं इस ब्लैक वाले स्लाइडर को और ऊपर लेकर आऊँ, तो तुम देख सकते हो कि हमारी जो इफ़ेक्ट था वो क्रिएट हो चुका है। जैसे ही अब मैं ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा, तो हमारी जो स्टेयर्स हैं वो ऊपर से विज़िबल हो रही हैं। और इसका जो इंटेंसिटी है, यानी कि इसकी जो दूरी है, कितनी दूर होनी चाहिए, वो तुम इस कलर रैंप नोड जो है, इसे एडजस्ट कर कर इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने तुम्हें ये बता दिया कि इस जो प्रोजेक्ट है या ये जो इफ़ेक्ट है, ये कैसे क्रिएट करना है। तुम अपने हिसाब से इन वैल्यूज़ को कंट्रोल करो और अगली वीडियो में हम और नोड्स के बारे में बातचीत करेंगे और फिर हम एक और नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो लाइक करो, चैनल बनाए हो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।